वो सदियों से इस दुनिया में रहता आया है। एक विशाल लंबे बालों वाला जीव जो छुप कर रहता है। वो घने जंगल की गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित रहता है। लेकिन क्या बिगफुट सिर्फ एक कहानी है या वाकई उसका वजूद है? बिगफुट क्रिप्टिड्स का बादशाह है। उन्होंने खुद को ऐसे ढाल लिया है जिससे उनका हम इंसानों से सामना ना हो। क्या हो सकता है कि असल में बिगफुट हमारे जितना अक्लमंद है? मुझे लगता है ये मामला एलियन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि न सिर्फ बिगफुट होता है बल्कि वो हमारे आसपास ही छुप कर रहता है। जितना हम पहले सोचते थे ये जीव उससे कहीं ज्यादा अनोखा और पुराना है। और अब हम डीएनए सबूत और मॉडर्न साइंस टेक्निक्स की मदद से उसे यकीनन ढूंढ सकते हैं। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करते हैं इन सर्च ऑफ मॉन्स्टर्स, बिगफुट। आधी रात के वक्त दिसंबर 2015 में सियरो, कैलिफोर्निया। 29 साल की एम्बर ब्रूक्स काम से घर लौट रही थी। वो हाईवे 70 पर नॉर्थ की तरफ जाने लगी जो प्लूमस नेशनल फॉरेस्ट के बीच से निकलता है। अचानक उन्हें कोई चीज दिखाई दी। मुझे रोड के दाईं तरफ कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो वो मुझे दाईं तरफ जंगल में भागते हुए दिखाई दे रहा था और वो तेज रफ्तार से एक इंसान की तरह भाग रहा था। वो काफी लंबा था और उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे। जब वो भाग रहा था तो उसके टांगों की मसल साफ दिख रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगी, रोने लगी और घर पहुंचने तक मैं घबरा गई थी। मुझे बिगफुट की बातें झूठ लगती थी, लेकिन उसे खुद देखकर मुझे यकीन हो गया। हालांकि हजारों लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया है, लेकिन साइंस को इंसान जैसे शानदार जीव के होने का सबूत नहीं मिला है। बिगफुट सच में हो या ना हो, लेकिन वो दुनिया के सबसे मशहूर बदनाम जीवों में से एक बन गया है। जिन लोगों ने बिगफुट को देखा है वो उसे 6 से 8 फुट का या कभी कभी 9 से 10 फुट का बोलते हैं। उसे उसका नाम उसके बड़े पैर की वजह से मिला है। एक तरफ वो ऐसा जीव है जो काफी कुछ इंसानों के जैसा लगता है, जैसे वो 2 पैरों पे चलता है, लेकिन साथ ही वो जंगली जानवर जैसा भी लगता है, जैसे उसमें बहुत ताकत हो और उसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। तो मैं तो कहूंगा कि बिगफुट रॉकस्टार है। कई लोगों के लिए बिगफुट सिर्फ एक क्रिप्टिड या एक रहस्य नहीं है, बल्कि वो एक नई सोच है। बिगफुट ने हमारी पूरी सोसाइटी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और साथ ही उसने पॉप कल्चर में कदम रखकर हमारे छोटे और बड़े पर्दे पर सिक्का जमा लिया। चाहे वो मूवीज हो, टीवी शोज हो या फिर कमर्शियल्स, आप बस नाम लीजिए, बिगफुट के नाम से लोग सब खरीद लेंगे। पॉप कल्चर में जगह बनाकर बिगफुट अपने आप में ही एक बिजनेस बन गया है। जैसे कि उसके नाम के खिलौने बिकते हैं, उसके नाम का एक पिज्जा भी है और बीफ जर्की भी है। इस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिगफुट ने जगह बना ली है। जहां एक तरफ पॉप कल्चर में बिगफुट हर जगह मिलता है, वहीं इसे जंगल में ढूंढना लगभग नामुमकिन है। मगर क्यों? वैसे तो बिगफुट को देखे जाने की खबरें पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से आती हैं, लेकिन हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि उनमें से ज्यादातर खबरें आई हैं पैसिफिक नॉर्थवेस्ट से। अगर आप इस इलाके को देखें तो वो पहाड़ों और घने जंगलों से भरा हुआ है जो हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। अब अगर बिगफुट सच में है, वैसे मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि वो है, तो इन जीवों की बड़ी तादाद में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जहां वो हमारे हाथों मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें दिखेंगे ही नहीं, वो होगी पहाड़ों और घने जंगलों के बीच। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी प्लैनेट की हर जगह को देख चुके हैं। हमें लगता है कि सैटेलाइट्स और गूगल अर्थ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस दुनिया का कोना कोना छान मारा है, जबकि सच ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक बिगफुट एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर बिगफुट नहीं चाहता है कि हम उसे ढूंढ पाएं, तो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के जंगल, जिनके अंदर तक जाना लगभग नामुमकिन है,
उसके छुपने के लिए बेहतरीन रहेंगे। मुझे लगता है कि उनके सेंस ज्यादा तेज हैं। इस वजह से वो हमसे ज्यादा अच्छे से देख और सुन और महसूस कर पाते हैं, और इसलिए जब हम किसी भी इलाके में जाते हैं वो उस जगह से तुरंत निकल जाते हैं। उन्होंने खुद को ऐसे ढाल लिया है जिससे उनका सामना हम इंसानों से ना हो। कुछ क्रिप्टोजूलॉजिस्ट कहते हैं कि बिगफुट हमसे बचने के लिए अपने मल और पैरों के निशान छुपाते थे और मरे हुए साथियों को भी दफनाते थे। अगर ये बातें सच हैं तो इन आदतों की वजह से उस जीव को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर शायद अब बिगफुट के छुपने की जगहें खत्म हो रही हैं। सालों से इंसान उन जगहों पर कब्जा कर रहे हैं जिन्हें बिगफुट का इलाका माना जाता है। हम वहां घर, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और शायद इस घुसपैठ की वजह से ही बिगफुट अब पहले से ज्यादा देखा जाने लगा है। द बिगफुट फील्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नॉर्थ अमेरिका में 1960 के बाद से लगभग 3500 बार बिगफुट या उसके पैरों के निशानों को देखा जा चुका है। और अगर वो ज्यादा दिखने लगा है तो हम इंसानों को न सिर्फ उसका सामना करने बल्कि उसके होने के ठोस सबूत ढूंढने के भी ज्यादा मौके मिल सकते हैं। ब्लफ क्रीक, कैलिफोर्निया, 1958। जेरी क्रू, एक ट्रैक्टर ऑपरेटर जो ग्रेनाइट लॉजिंग कंपनी में काम करते थे, उन्होंने ब्लफ क्रीक रोड पर अपना ट्रक खड़ा किया और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे वो ऐसे पैरों के निशान देखकर चौंक गए जो देखने में तो इंसान जैसे थे, लेकिन एक आम इंसान के पैर से लगभग 2 गुना बड़े थे। इंसान जैसे विशाल पैरों के निशान उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिल रहे थे जो वहां पर नई लॉगिंग रोड्स बना रहे थे। जेरी क्रू नाम के एक आदमी को एक आइडिया आया। उसने ऐसे एक पैर के निशान में पीओपी डालकर उसका कास्ट बना लिया। वो कास्ट बनाकर जेरी क्रू उस वक्त की खबरों में तुरंत छा गए। इस तरह के पैरों के निशान 1958 में मिले थे। जेरी क्रू जो एक ट्रैक्टर ड्राइवर थे, वो उन्हें द हम्बल टाइम्स नाम के न्यूज़पेपर के पास ले गए। और जब वो उसे हम्बोल्ट टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में लेकर गए ना, तो एंड्रयू गेंजोली नाम के एक न्यूज़पेपर एडिटर ने इस विशाल इंसान जैसे पैर के निशान के साथ उनका फोटो पेपर में छपवा दिया और उस जीव को बिगफुट नाम दे दिया। तो इस तरह से इस जीव को अपना पहला नाम मिल पाया। जेरी क्रू की इस खोज के बाद के सालों में पास के शहर विलो क्रीक और यहाँ के आसपास के जंगलों को बिगफुट कंट्री का नाम दे दिया गया। कई बिगफुट को मानने वाले लोगों को लगता है जो भी उस जीव को आमने सामने से देखना चाहता है उसे इसी जगह पर आ जाना चाहिए। एक चीज जिसकी वजह से विलो क्रीक में आकर बिगफुट पर ज्यादा यकीन होने लगता है वो है यहाँ के लोग जिन्होंने उसे देखा है। जब आप उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने बिगफुट को देखा है, तो आप साफ बता सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो कोई पागल लोग नहीं हैं। भले ही इस जीव को बिगफुट का नाम 1958 में दे दिया गया था, कई कहानियां और लोगों का इससे सामना होने की खबरें काफी पहले की भी हैं। बल्कि पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में रहने वाले नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लोग इस जीव के बारे में सदियों से जानते हैं। कई नेटिव अमेरिकन कहानियों में ऐसे बालों से ढके हुए जीवों का जिक्र है जो जंगलों में रहता है और उसके कई अलग अलग नाम हैं, जैसे अलमास, बुकवास, अरुलतक्सक्वाकूम और सैस्क्वैश। बिगफुट और सास्क्वाच दोनों असल में एक ही जीव हैं। सास्क्वा उसका शुरुआती नाम था जिसे बाद में लोग सास्क्वांच कहने लगे, और बिगफुट वो नाम है जो हम सब ने सुना है, जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही जीव हैं। कहानीकार होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि ऐसी कोई भी कहानी नहीं जो पूरी तरह से झूठी होती है। बिगफुट की बातों में कई सच्चाइयाँ हैं और हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का मानना है कि कहानियां कभी भी ठोस सबूत की जगह नहीं ले सकती हैं, और उन्हें लगता है कि विलो क्रीक के पास पाए गए पैरों के निशान जैसी चीजें बिगफुट के सच में होने के सबसे बड़े साइंटिफिक सबूतों में से एक हो सकती हैं। वो पहला पैर का निशान एक मील का पत्थर बन गया है। तब से कई लोग उन्हें बनाने लगे हैं और अब मेरे पास मेरी लेबोरेटरी में 300 से ज्यादा पैरों के निशान के कास्ट्स हैं।
और इस तरह के डेटा के ये अब तक के सबसे बड़े कलेक्शंस में से एक हैं। और यह कलेक्शन इस बात का अनोखा और पक्का सबूत है कि सच में ऐसा कोई अलग स्पीशीज का जीव है जिसे साइंस ने पहचाना नहीं है, जो नॉर्थ अमेरिका में रहता है। लेकिन एक असली पैर के निशान और एक नकली और जानबूझकर बनाए निशान में फर्क कैसे पता चलता है? पैर के निशानों को पहचानने और परखने में आर्ट और साइंस दोनों का इस्तेमाल होता है। ये बेहद कारगर तरीका है। एक्सपीरियंस के साथ आप समझने लगते हैं कि कौन सा निशान नेचुरल और असली जीव का है, क्योंकि उनमें कुछ खास खूबियां होती हैं। जिस तरह से पैर के जोड़ होते हैं और उस हिसाब से वो जमीन की ऊबड़ खाबड़ सतह पर जिस तरह निशान पैदा करते हैं और उंगलियां जैसी दिखती हैं, उसका एक खास पैटर्न होता है। और जब हम ये पक्का कर लेते हैं कि वो नकली नहीं है, तो इससे ये बात साबित होती है कि कोई जिंदा जीव ये पैर के निशान छोड़ रहा है। पैरों के निशान के ये प्लास्टर कास्ट सबूत तो हैं, मगर ये इस बात को पूरी तरह साबित नहीं करते। बिगफुट के होने को साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए, और कई लोग ये मानते हैं कि न सिर्फ हमें वो सबूत मिल सकते हैं, बल्कि वो सदियों से हमारे आसपास मौजूद भी रहे हैं। बिगफुट का दिखना एक अनोखी बात है, इसलिए उसका सामना होने पर उस बात को लोग जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। हूपा वैली, इंडियन रिजर्वेशन, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, 2012 की गर्मियों का मौसम। सैडी मैकोवी, जो कि इंडियन ट्राइब की मेंबर हैं, वो उस जंगल में शाम के वक्त घूमने गई थीं, जब उनके साथ एक खतरनाक घटना हुई। मुझे अचानक से बहुत अजीब लगने लगा। मैं महसूस कर रही थी कि कोई मेरे पीछे से मुझे देख रहा था, जैसे वो मुझे पकड़ना चाहता था। और जैसे ही मुड़कर मैंने फ्लैशलाइट मारी तो वहाँ कोई झुककर बैठा हुआ था। वो अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से मुझे देख रहा था। उसका चेहरा और उसकी बॉडी बालों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। जैसे ही मैं चिल्लाई तो वो उठकर पीछे मुड़ा और वहाँ से चला गया। मुझे यकीन है वो बिगफुट ही था। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की सुनी सुनाई कहानियों के हिसाब से उन्होंने कई सदियों से बिगफुट जैसे जीव को अक्सर देखा है, और आज भी वो लोगों को दिखता है। लेकिन जहां हाइकर्स और दूसरे लोग उसे एक शर्मीला और विशाल जीव बताते हैं, वहीं कुछ नेटिव ट्राइब्स के हिसाब से बिगफुट एक खतरनाक और बहुत डरावना जीव होता है। कुछ ऐसी भी कहानियां हैं, शुक्र है कि ज्यादा नहीं है, जिनमें कथित तौर पर बिगफुट ने लोगों पर हमला किया, उनकी जान ले ली, और हो सकता है शायद उन्हें खाया भी था। 1912 में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को चर्चिल काउंटी नेवाडा में एक गुफा में प्राचीन इंसानों के अवशेष मिले, तब उन्हें एक हैरत अंगेज बात पता चली। उन हड्डियों के साइंटिफिक एनालिसिस से पता चला कि किसी जमाने में उस गुफा में शायद नरभक्षी जीव रहा करते थे। लवलॉक केव में जो हड्डियां मिली थीं, उनमें से उनका मैरो चूस कर निकाला गया था, और ये इंसानों की हड्डियां थीं। तो शायद जिन्होंने भी इन लोगों को मारा वो उन्हें खा रहे थे। पायू ट्राइब्स की कहानियों के हिसाब से उस गुफा में लाल बाल वाले विशाल जीव रहते थे, जिन्हें वो बुलाते थे सिटिका। वो खतरनाक नरभक्षी थे जो वहां के कबीले के लोगों का शिकार करते थे। लेकिन ये लाल बालों वाले और इंसानों को खाने वाले जीव कौन या क्या थे, और क्या उनका ट्राइबल लोगों की बिगफुट की कहानियों से कोई कनेक्शन था? लगता है जैसे वहां अलग किस्म का प्राचीन विशाल जीव था जो वहां के नेटिव अमेरिकन के दिल में खौफ पैदा करता था। लेकिन सच्चाई क्या है? उनकी सही पहचान क्या है? क्या वो बिगफुट था? अगर हम आज के वक्त के हिसाब से बिगफुट के रंग की बात करें तो लोगों के हिसाब से उसके बाल काले या फिर लाल होने चाहिए थे, जो बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि सिटिका को भी लाल बालों वाला जीव बताया जाता था। और मेरे ख्याल से ये बात ध्यान में रखने वाली है। हम इनके सहारे कह सकते हैं कि ये कोई प्राचीन इंसान नहीं थे, कम से कम मेरे हिसाब से तो नहीं। ये बिगफुट ही थे, बस उन्हें अलग नाम से बुलाया जाता था। 1924 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को लवलॉक गुफा में एक और प्राचीन और दिलचस्प सबूत मिला। एक प्राचीन सैंडल्स का जोड़ा जिसकी लंबाई करीब 15 इंच की थी।
कार्सन सिटी म्यूजियम में लवलॉक केव में मिली गई कई चीजें देखने के लिए रखी गई हैं, जिनमें कुछ विशाल सैंडल्स शामिल हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिगफुट के पैर के निशान का एक कास्ट लिया और उसे उस सैंडल्स में रखा और सैंडल्स उस पर फिट बैठे। वो सैंडल्स जो लवलॉक केव में मिले थे वो ट्यूलर रीड से बने थे और रीड हम्बोल्ट लेक में जगह जगह पाई जाती थी और आसपास के तालाबों जैसे पिरामिड लेक में भी मिलती थी और वो इन्हीं रीड से वो सैंडल्स बनाते थे और ये सैंडल्स उस इलाके में विशाल जीवों के रहने के सबूत हैं। अगर सिटी का या जिसे हम लोग आज बिगफुट कहते हैं ऐसे सैंडल्स बना सकते थे तो क्या बिगफुट को हम जितना समझते थे वो उससे ज्यादा अक्लमंद होते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो एप्स जैसे कम और इंसानों जैसे ज्यादा होते हैं? ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने गए हैं और उन्हें वहां बिगफुट दिखाई दिया और उन्होंने सच में भी उसे अपने निशाने पर लिया हुआ है। लेकिन वो बिगफुट के चेहरे को जितना ध्यान से देखते हैं वो उतना ही भयानक होता जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक प्राचीन इंसान है, ना कि कोई जानवर। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उस जीव को मारना मर्डर करने जैसा होगा, इसीलिए फिर वो उसे मारते नहीं है, वहीं रुक जाते हैं। मुझे लगता है कि इस बात के चांसेस हैं कि बिगफुट सिर्फ एक अनजान एप्स नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं। मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा जीव है जिसका कहीं ना कहीं किसी अलग रूप में हम इंसानों से कोई रिश्ता जरूर है। क्या बिगफुट ऐसा जीव है जिसका इवोल्यूशन नहीं हुआ और उसमें कोई जरूरी इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वो इतना समझदार बन गया कि रहने के लिए कमाल की जगह ढूंढ पाया और बना भी पाया? अगर ये जीव सिर्फ जंगलों में खाकर, पीकर, सोकर और शिकार करके जीते होते तो मेरे ख्याल से अब तक इन्हें हम ढूंढ चुके होते। यहाँ एक अच्छा खासा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि इन जीवों को हम आज तक इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हो सकता है ये जमीन के नीचे रह रहे होंगे। साउथ वेस्ट में कई जमीन के अंदर बनी सुरंगें और गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि विशाल इंसान यहाँ रहते थे, जिनके बारे में हम रिसर्च ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये विशाल जीव असल में बिगफुट भी हो सकते हैं। क्या ये वही जगह है जहां प्राचीन वक्त में बिगफुट हमसे दूर भागकर रहने चले गए थे और वो वहीं रहते हैं और हमें इस बात का आज तक पता ही नहीं है? आज हम मानते हैं कि बिगफुट हमेशा अकेले रहते हैं, लेकिन क्या पहले के जमाने में बिगफुट जीवों की एक काफी बड़ी सभ्यता रही होगी जो कि जमीन के अंदर घर बनाकर रहती थी? और अगर ऐसा है तो उन जीवों का क्या हुआ? ऐसा हो सकता है कि प्राचीन वक्त में बिगफुट पूरी दुनिया में रहते थे, लेकिन हम यानी कि होमो सेपियंस ने यह फैसला किया कि हम उनके साथ जगह नहीं बांटना चाहते और उन्हें खत्म कर दिया। अगर हमें बिगफुट मिल भी गया तो आखिर वो किस तरह का जीव साबित होगा? क्या बिगफुट इंसान जैसा जानवर है या बिगफुट एक जानवर जैसा इंसान है? और चाहे दोनों में से जो भी सच हो, ये बात तो साफ है कि वो दुनिया के इन दो हिस्सों के बीच की कड़ी है और ये बात उसकी मिस्ट्री को और भी दिलचस्प बनाती है। आज के बिगफुट रिसर्चर्स का कहना है कि अगर हम उस जीव का डीएनए ढूंढ लें तो हमें पता चलेगा कि उसे इंसानों में से एक मानना है या जानवरों में से एक। ये भी पता चलेगा कि वो अनोखा क्रिप्टिड हमारे प्लेनेट का है या नहीं। लेकिन बिगफुट का डीएनए लेने के लिए बिगफुट को ढूंढना होगा या शायद नहीं। एक नई टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट बिगफुट को ढूंढने के लिए यूज कर रहे हैं वो है ईडीएनए, एनवायरमेंटल डीएनए। जब कोई जीव किसी जगह से होकर गुजरता है तो वो उस जगह पर अपनी स्किन, स्केल्स, फेदर्स, बाल के जरिए अपना डीएनए छोड़ जाता है और हम लोग वो डीएनए पानी या मिट्टी से ढूंढ निकालते हैं और उन सैंपल्स की जांच करके उन जीवों के बारे में पता चलता है। तो हम सिर्फ डीएनए की मदद से जान सकते हैं कि बिगफुट उस जगह रहता है या नहीं। प्लूमस नेशनल फॉरेस्ट, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, 23 सितंबर 2018। और कितनी दूर है? बस 5-10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। जेनेटिसिस्ट ग्रेग शूमर और स्कॉट ब्लैंकेनशिप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर 2014 में बिगफुट को देखा गया था, जिसे रिसर्चर्स स्टेसी ब्राउन और जस्टिन स्मिया ने देखा था।
ग्रेग और स्कॉट एक जेनिडेक्स नाम की कंपनी से है जो जंगली जगहों पर डीएनए के सैंपल्स ढूंढती और उनकी जांच करती है। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि किसी इलाके में कौन से जानवर रहते हैं और कितनी तादाद में रहते हैं, बल्कि साइंटिस्ट्स और नेचुरल रिसोर्स मैनेजर को एनवायरनमेंट से जुड़ी कई मुश्किल समस्याएं सुलझाने में भी मदद मिलती है। हमारे काम में हम लोग क्रिप्टेड स्पीशीज और रेयर स्पीशीज भी ढूंढते हैं और ये भी हमारे काम का एक हिस्सा ही है। मैं इसी इलाके में पला बड़ा हूँ और मैंने बचपन से ही बिगफुट के बारे में सुना है, तो आज उस जांच का हिस्सा होना जिससे पता चले कि बिगफुट सच में है या सच में नहीं है, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। तुम्हें यहाँ पर आए हुए कितना वक्त हो गया है? मेरे ख्याल से लगभग 3 साल। ग्रेग और स्कॉट यहाँ इस उम्मीद से आए हैं कि वो वहाँ जाएंगे जहाँ स्टेसी और जस्टिन 3 साल पहले गए थे और बिगफुट को देखा था। और अगर वो जीव अभी भी यहाँ रहता है तो उन्हें यहाँ उसका डीएनए मिलना चाहिए, जो मीठे पानी में या एनिमल वेस्ट में कहीं भी हो सकता है। यही हमारा उससे सामना हुआ था, वो सामने वाले रास्ते पर। हम 4 दिन से यहाँ ताक लगाए बैठे थे। हमने बिगफुट को देखे जाने वाली बात सुनी थी और हम यहाँ सबूत ढूंढने आए थे। तुम लोगों ने वहाँ चढ़ाई पर बिगफुट को देखा था क्या? हाँ, वहाँ पर उस पहाड़ी के ऊपर देखा था। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ चलकर आए हैं और हम इस पहाड़ी को और करीब से देखना चाहते थे। जिस दिन ये हुआ था उस दिन जस्टिन और स्टेसी शाम के वक्त अपने कैंप साइट पर लौट रहे थे जब अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज सुनी और फिर हम लोग वहां रुक गए और देखने लगे कि क्या है। वहां उन पेड़ों के पास हमें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और वो बहुत बड़ा था, पर समझ नहीं आया कि वो क्या था। हम उसे पास से देखना चाहते थे तो हमने सोचा छुपकर उसके पास जाते हैं, तो हम कोने से घूम कर गए थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हम कहां पर थे। हम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे तो हम यहां से गए, फिर यहां से हम और आगे गए और हम यहां पहुंच गए और हम इस तरफ देख रहे थे जहां हमारे हिसाब से वो जानवर था। हमारा पूरा ध्यान इस तरफ लगा हुआ था। हमने वहां देखा और एक बड़ा सा जानवर खड़े होते हुए दिखा और वो हमें देख रहा था। तो तुम्हें पक्का यही लगता है कि तुमने एक बिगफुट को ही देखा? सिर्फ मुझे लगा नहीं, बल्कि वहां सच में एक बिगफुट था। शक की गुंजाइश नहीं थी। ये झाड़ी 6 फुट ऊंची है। वो तुम्हें इसके पार दिख रहा था, इसका मतलब कि इसकी हाइट अच्छी खासी होगी। सबसे पहले क्या सोचा? हाँ, उस वक्त हम उस जीव के साथ साथ भाग रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे उसका कंधा दिख रहा था, सिर दिख रहा था उसका, और उसके बेहद बड़े बड़े हाथ दिख रहे थे। और फिर वो बड़ी तेजी से यहां से गायब हो गया। इतना तेजी से भागा कि हम उसका पीछा भी नहीं कर पाए। और तब मैंने सोचा कि इतना तेजी से भागने वाला जीव आखिरकार कौन हो सकता है। वाव। अगली सुबह जब हम वापस लौटे तो यहां पे हमें पैरों के निशान दिखे। वैसे तो यहाँ पे जगह जगह पैरों के निशान थे, लेकिन फोटो लेने लायक सबसे साफ निशान यही था। इसमें उसकी उंगलियों के निशान भी दिख रहे हैं। मेरे पास नापने के लिए सिर्फ लाइटर था। मैंने सोचा जो भी है उससे काम चला लेता हूँ। देखिए उसकी एड़ी कितनी बड़ी है और यहाँ पर एक के बाद एक कई निशान थे। ये अच्छा निशान है। हालांकि स्टेसी और जस्टिन ने बिगफुट के जिन पैरों के निशान की फोटो ली थी वो तो गायब हो गए हैं, लेकिन ग्रेग और स्कॉट को उम्मीद है कि उन्हें यहाँ की जमीन से या कहीं पास में पानी से एनवायरमेंटल डीएनए सबूत मिल सकता है। हमें करना यह है कि सैंपल्स लेने हैं, हमें जगह ढूंढनी है और आमतौर पर ऐसा करने के लिए हम पास के वाटर सोर्सेस पर जाते हैं, जैसे कोई नहर या तालाब, जहां पर उस जगह के जीव अक्सर पानी पीने के लिए आते हों। हो सकता है कि बिगफुट वहां से गुजरा हो और अपना डीएनए छोड़ गया हो। तो हम पानी को फिल्टर करेंगे और देखते हैं कि क्या पता उसका डीएनए सैंपल मिल जाए। जस्टिन और स्टेसी ग्रेग और स्कॉट को पास की एक नहर पर ले गए। भले ही बिगफुट को यहाँ 3 साल पहले देखा गया था, लेकिन अगर वो जीव अभी भी यहाँ रहता है तो इस नहर के पानी में बिगफुट के डीएनए के सैंपल्स मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से जांच के लिए यह जगह बढ़िया है। यहाँ कई झीलों से पानी आता है। ऊपर के इलाके में 8 झीलें हैं। अच्छी बात है। चलो चलकर अब सैंपल्स लेते हैं। स्कॉट और ग्रेग पानी में से डीएनए बाहर निकालेंगे। तो हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से एनवायरमेंटल डीएनए ढूंढते हैं। तुम्हारे पास अडेप्टर है? हाँ, ये एक पेरिस्टॉल्टिक पंप है और ये एक कॉर्डलेस ड्रिल।
इसके जरिए हम पानी को फिल्टर में डालते हैं। तुम लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। गुड लक। एक्वेटिक ईडीएनए किसी जीव का वो डीएनए सैंपल होता है जो पानी में रह जाते हैं। तो अगर बिगफुट जैसा कोई जीव किसी नहर या झील से गुजरता है तो वो अपने हिस्से जैसे कि बाल या कोई टिश्यू उसमें छोड़ जाता है, और हम ऐसे छोटे सैंपल्स जैसे सेल्स, टिश्यूज, फीसीज या जो भी वो जीव पानी में छोड़ जाए उसे ऐसे निकाल सकते हैं। फिर हम उन फिल्टर्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अलग करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डीएनए ढूंढते हैं और उन्हें जाने पहचाने डीएनए सीक्वेंस के सामने रख कर देखते हैं। ग्रेग और स्कॉट को उम्मीद है कि अगर बिगफुट यहाँ पानी पीने आता है तो उन्हें उस जीव का डीएनए अभी भी यहाँ मिल सकता है। बिगफुट के यहाँ होने का सबूत ढूंढने के लिए हमें बस इन सैंपल्स में से अनजाने प्राइमेट डीएनए स्ट्रैंड्स को ढूंढने की जरूरत है। कोई ऐसा डीएनए जो ऐसे किसी जीव का नहीं है जिन्हें इंसानों ने देखा है। अगर ग्रेग और स्कॉट को इस बात का साइंटिफिक सबूत मिला कि न सिर्फ बिगफुट सच में होता है बल्कि वो किस तरह का जीव है, तो शायद उसे पकड़ा जा सकता है। क्या जल्द ही हमारा ऐसे जीव से सामना होगा जो आज तक हमारी नजरों से छुपा रहा है? जाइगेंटोपिथेकस में एक ऐसा जीव है जिसका साइज ऐसा है कि वो बिगफुट का पूर्वज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बिगफुट कोई जानवर नहीं बल्कि एलियन है। जेनेटिसिस्ट ग्रेग शूमर और स्कॉट ब्लैंकेनशिप को ऐसी जगह से डीएनए सैंपल लिए 3 हफ्ते हो गए हैं जहां माना जाता है कि बिगफुट रहता है। ये दोनों अब नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के जेनेडेक्स लैब में लौट आए हैं और अपनी जांच शुरू करने वाले हैं। वहां से सैंपल लेकर हम उन्हें वापस अपनी लैब में ले आए हैं और यहाँ हम उन लोगों के फिल्टर से डीएनए सैंपल को निकालते हैं। उनकी जांच के हिसाब से इन फिल्टर्स में कई डीएनए हैं, जैसे मछली, पक्षी, हिरण, कुत्ते और इंसानों के। लेकिन एक ऐसा डीएनए भी था जिसे पहचानना आसान नहीं था, जो इंसान के डीएनए जैसा तो था पर इंसान का नहीं था। इस मिशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कुछ ऐसे इंसानों के डीएनए जैसे ही डीएनए के हिस्से मिले हैं जो पता नहीं किस जीव के हैं। जब हमने उन्हें एनालाइज किया तो उनमें इंसानों के डीएनए के कुछ हिस्से थे, लेकिन साथ ही उनमें कुछ ऐसे हिस्से भी थे जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये डीएनए हमारे रेफरेंस मटेरियल से बिल्कुल मेल नहीं खाते। वैसे तो वो डीएनए 98% से 99% तक हमारे रेफरेंस मटेरियल से मेल खा रहे थे और 2% का मेल ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन इंसानों और चिंपैंजीज के बीच भी उतना ही फर्क है। इंसानों जैसा लेकिन इंसान का नहीं। क्या ये ईडीएनए टेस्ट इस बात का छोटा सा सबूत हो सकता है कि बिगफुट वाकई में होता है? हम पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम बार बार उसी जगह से सैंपल लेते रहेंगे और हमें बार बार वैसा ही डीएनए मिलता रहेगा, तो फिर हम इस अनजान स्पीशीज के डीएनए के लिए एक 100% रेफरेंस डीएनए बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन हम इस सबूत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जो यही कहता है कि प्लूमस नेशनल फॉरेस्ट इलाके में कोई अनजान जीव रहता है। क्या बिगफुट सच में कोई अनजान जीव है, या ये बस एक ऐसे जीव का एक और नाम है जिसे हम सदियों से जानते हैं? हांगकांग, 1935। यहाँ की एक चाइनीज मेडिसिन शॉप में अनोखी चीजें ढूंढते वक्त पेलियंटोलॉजिस्ट रॉल्फ वॉन कोनिग्सवाल्ड को एक बहुत बड़ा मोलर मिला जिस पर लिखा था ड्रैगन का दांत। आगे और जांच करने पर पता चला कि वो प्राचीन मोलर एक लुप्त हो चुके एप्स का था जिसे वॉन कोनिग्सवाल्ड ने जाइगेंटोपिथेकस नाम दिया। पैलेंटोलॉजिस्ट्स के मुताबिक वो लगभग 10 फुट ऊंचा था और वजन में आज के गोरिल्ला से 4 गुना ज्यादा भारी था और 1 लाख साल पहले तक दुनिया में पाया जाता था। जाइगेंटोपिथेकस में एक ऐसा जीव है जिसका साइज, रहने की जगह और पाए जाने का वक्त ऐसा है कि वो नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ से सैस्क्वैश बिगफुट का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में उसके जैसे ही दूसरे जीवों का भी पूर्वज हो सकता है। और अगर जाइगेंटोपिथेकस वाली बात सही है तो हो सकता है ये होमिनिन फैमिली ट्री से बहुत पहले अलग हुआ एक जीव ही हो। तो क्या बिगफुट वाकई जाइगेंटोपिथेकस का वंशज हो सकता है, एक विशाल जीव जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलने लगा था? ऐसा बेशक हो सकता है कि ये जानवर 15 लाख साल तक इस दुनिया में मौजूद थे और इवॉल्व भी हो रहे थे और फिर ये 200-300 हजार साल पहले कभी एक्सटिंक्ट हो गए हों। लेकिन जियोलॉजी टाइम के हिसाब से वक्त बहुत कम होता है।
वैसे तो ऐसा होना मुश्किल है कि एक बिगफुट जैसा विशाल जीव हमारी नजरों से अब तक बचा रहे, लेकिन ऐसे ही कुछ मामलों से यही साबित होता है कि ये सोच भी पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। 2013 में अमेज़न फॉरेस्ट के साउथ वेस्ट इलाके में साइंटिस्ट की एक टीम को टेपर की एक ऐसी स्पीशीज मिली जिसके बारे में हमें नहीं पता था। एक मैमल्स जो विशाल सूअर जैसा लगता है। हैरत की बात यह है कि इस जीव के बारे में साइंटिस्ट्स को सदियों से पता नहीं था, जबकि वो 4 फुट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और 110 किलो के वजन तक पहुंच सकते हैं। 2017 में, कुछ साल पहले, इंडोनेशिया के सुमात्रा फॉरेस्ट में टापानुली ओरांगुटान नाम का एक जीव पाया गया था। ये वो जीव है जो सदियों से हमारी नजरों से बचे हुए हैं और हाल ही में इनकी खोज हुई है। बिगफुट का मामला भी ऐसा ही होगा। वैसे तो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के घने जंगलों में बिगफुट को छुपने की बेहतरीन जगह मिलती है ताकि वो पकड़ा न जाए, लेकिन विलो क्रीक के कुछ लोग जो ब्लफ क्रीक प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो इस जीव को हर हाल में सामने लाने और कैद करने का इरादा रखते हैं। इसे जरूर बिगफुट नहीं खोदा होगा, शायद खाना ढूंढ रहा होगा। लेकिन बिगफुट का बंदूकों से शिकार करने के बजाय ब्लफ क्रीक प्रोजेक्ट के मेंबर्स बिना खून खराबे के उसे कैमरे में कैद करना चाहते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी ताकि हम बिगफुट को और उसके होने के सबूत ढूंढ सकें। हमने यहाँ अलग अलग जगह पर 10 से लेकर 20 कैमरे इंस्टॉल किए हैं। हम फुटेज की जांच करते हैं, देखते हैं यहाँ कौन से जानवर हैं। ओह वाह, अच्छा शॉट है। हाँ, अगर कैमरा अच्छी तरह से छिपा कर रखा गया हो और सैक्वेच उसके सामने से गुजरे तो हमें उसकी तस्वीर मिल सकती है और ये अच्छी बात होगी। हालांकि अभी तक इस टीम को सबूत के तौर पर बिगफुट की फोटो नहीं मिली है, लेकिन उन्हें उससे बेहद अलग पर उतने ही मुश्किल से दिखने वाले दूसरे जीवों की फोटोज मिली हैं, जैसे हम्बोल्ट मार्टिन, एक वीजल जैसा जानवर जो माना जाता था कि लुप्त हो गया है। 2012 के आसपास हमें एक छोटा सा जानवर नजर आया। शुरुआत में हमें पता नहीं था कि वो क्या है। फिर हमें पता चला कि एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस जानवर का मिलना एक बड़ी कामयाबी थी। किसी ने इसे सालों से नहीं देखा था। अगर ऐसा जानवर वहां मौजूद है तो हो सकता है जंगल में बिगफुट भी हो। पर क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लफ क्रीक प्रोजेक्ट के कैमरे ज्यादातर बिगफुट रिसर्चर्स की तरह उस विशाल जीव को गलत जगह ढूंढ रहे हैं? क्या पता जंगलों में रहने के बजाय या पेड़ों में छुपे होने के बजाय बिगफुट के होने का सबूत कहीं और मौजूद हो, ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता। आगे देखिए। कई लोग हैं जिन्होंने बिगफुट को देखा और कहा कि उसका सिर बहुत लंबा था। तो शायद हो सकता है कि ये सैस्क्वॉश के स्कल्स हों। वैसे तो ज्यादातर जाने माने साइंटिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि आज तक बिगफुट के होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बिगफुट के अवशेष हमें मिल चुके हैं और हम बस उसे किसी और जीव के अवशेष मानकर बैठे हैं? कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने बिगफुट को देखा है और उसका सिर बहुत ही लंबा था। ये बात काफी दिलचस्प है क्योंकि ये उस रिसर्च के साथ फिट बैठती है जो मैं और कई दूसरे लोग कर रहे हैं। हमने पीछे की तरफ झुकते माथे, बहुत बड़े जबड़े, बेहद बड़ी उठी हुई ब्रो रिजेस वाली खोपड़ियां देखी हैं। बिगफुट की एनाटॉमी में एक बेहद खास बात यह देखी गई है कि इन जीवों का सर कॉनिकल होता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। ये हमारे सर की तरह गोल नहीं होता, बल्कि एक अलग ही तरह से कॉनिकल होता है। एक बड़ा और लंबा सिर जिस पर बिखरे हुए रेडिश ब्राउन बाल होते हैं। पराकस परु 1928। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक बहुत हैरत अंगेज खोज की। उन्हें एक बहुत बड़ा प्राचीन कब्रिस्तान मिला जिसमें लगभग 300 खोपड़ियां मिली, जिनमें ज्यादातर लंबी थीं। उनमें से कुछ खोपड़ियों पर अभी भी थोड़ा सा मांस था और कुछ रेडिश ब्राउन बाल भी मौजूद थे। वैसे तो यही माना जाता है कि इन खोपड़ियों का अजीब आकार ट्राइबल हेड बाइंडिंग की वजह से होता था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नवजात बच्चों के सिर के शेप को जानबूझकर बदला जाता था।
इसके लिए सिर पर कपड़े या ट्वाइन लपेटकर बार बार कसा जाता था। मगर हाल ही में हुए साइंटिफिक टेस्ट से एक अजीब बात पता चली है। सामान्य इंसानी खोपड़ी में जो सैजिटल सूचर होता है वो इनमें गायब था। हमने कई लोगों को पराकस में बुलाया और उन्हें ये स्कल दिखाया और उनसे पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इनमें सैजिटल स्टूचर पूरी तरह गायब क्यों है। सैजिटल स्टूचर जो कि यहाँ पर होता है और फिर कोरोनल स्टूचर जो यहाँ होता है, किसी भी इंसान में होता ही है, क्योंकि उनकी वजह से वो पैदा होते वक्त माँ के बर्थ कैनाल से बाहर आ पाते हैं। और ये नेचुरल पराकस स्कल्स एक आम आदमी से ब्रेन वॉल्यूम्स के मामले में 25% तक ज्यादा बड़ी होती हैं। तो वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, या उनमें बेहतर मोटर स्किल्स या सेंसरी अवेयरनेस और साइकिक पावर्स थी, ये हमें नहीं पता है। लेकिन शायद इन खोपड़ियों की अनोखी खूबियों में से सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्लूमस नेशनल फॉरेस्ट में जमा किए गए ईडीएनए सैंपल में कई ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें अभी तक डीएनए टेस्टिंग से पहचाना नहीं जा सका है। इसका मतलब ऐसी एक अलग होमिनिड स्पीशीज हो सकती है जिसके बारे में साइंस और हिस्ट्री को पता ही नहीं है। अगर ये इंसानों के स्कल्स नहीं है तो शायद हो सकता है कि ये सैस्क्वॉच के स्कल्स हो। कहा जाता है कि सैस्क्वॉच की भवें बाहर उठी हुई होती हैं। उनके सिर लंबे और कॉनिकल शेप के होते हैं और सिर पर रेडिश ब्राउन बाल होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पराकस स्कल्स ही असल में बिगफुट स्कल्स हैं? कई बिगफुट रिसर्चर्स को तो ऐसा ही लगता है, और ये बात साबित करने के लिए उन्होंने हाल ही में कंप्यूटर मॉडलिंग और फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया है। और जब इस चेहरे पर जो पहले से ही प्री ह्यूमनॉइड चेहरा लगता है, अगर उस पर लंबे बाल लगा दिए जाएं, तो वो बिल्कुल बिगफुट जैसा ही लगेगा। तो फिर बिगफुट क्या है? एक खोई हुई प्री ह्यूमन सिविलाइजेशन का आखिरी वंशज, एक नरभक्षी मॉन्स्टर जो जमीन के अंदर रहता है और सिर्फ शिकार करने के लिए ही बाहर आता है, या फिर वो कुछ और ही है? कोई दुनिया के बाहर से आया जीव? कुछ लोगों को लगता है कि बिगफुट ऐसा ही कुछ है, और उससे बढ़कर भी है। बैटल माउंटेन, नेवाडा, 1999। एक भयानक आग की वजह से हजारों एकड़ जंगल तबाह हो गया। इस घटना के बाद वहां मौजूद एक चश्मदीद गवाह ने दावा किया कि उसने फायर फाइटर्स को एक बड़े जीव को बचाते देखा था। वो बुरी तरह घायल था और उसका शरीर रेडिश ब्राउन बालों से ढका हुआ था। उस गवाह ने बताया था कि वहां से एक जीव मिला था जो लगभग 7.5 फुट लंबा था और उसके हाथ, पैर और छाती पर जलने के घाव थे, लेकिन उसका चेहरा न इंसान जैसा था न प्राइमेट जैसा, दोनों का मिक्स था। उस गवाह ने यह भी कहा कि फायर फाइटर्स उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन फिर सरकारी अधिकारी वहां आकर उस जीव को वहां से ले गए। उसका कहना है कि ये जीव जो कोई भी था, अब वो गवर्नमेंट के कब्जे में था, और बिगफुट हंटर्स के लिए इस बात का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास अब एक जिंदा बिगफुट है जिसे वो हमसे छुपा कर रख रहे हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट ने बिगफुट को पकड़ लिया है तो वो उसके होने की बात छुपा कर क्यों रखेगी? उसे तो इस हैरत अंगेज खोज के बारे में आम जनता को बताना चाहिए। या फिर बिगफुट को छुपाने की असली वजह इस दुनिया से बाहर की है? अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट के लोग बिगफुट या उसके जैसे दिखने वाले दूसरे जीव की बॉडीज को पहले स्टडी कर चुके हैं, तो एक सीधी सी बात ये कही जा सकती है कि गवर्नमेंट पब्लिक को ये नहीं बताना चाहती कि इस प्लेनेट पर इंसान जैसा ही एक और समझदार जानवर जीवित है। ऐसी कई थ्योरीज हैं जिनके हिसाब से गवर्नमेंट एलियन और एक्स्ट्रा टेरिटरियल्स के होने की बात को छुपा कर रख रही है, और बिगफुट के बारे में भी लोगों को लगता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, कि वो इस जीव को भी सबसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि बिगफुट कोई जानवर नहीं है बल्कि एलियन ही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं उन्हें बिगफुट देखने से पहले या उसके बाद उस जगह पर यूएफओ भी दिखा था। उसके अलावा कई लोग हैं जिन्होंने इन जीवों को देखा है। वहां पर पूरे जंगल में चमकती हुई रोशनी के गोले भी दिखे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बिगफुट इस प्लेनेट पर शुरुआत से रहने वाला एक इंसान जैसा जीव है और हम ही एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस के वंशज हैं?
भले ही सुनने में ये बात नामुमकिन लगती हो कि बिगफुट असल में एक एलियन है, लेकिन कुछ थियरिस्ट्स को लगता है कि हमें उनके और यूएफओ के बीच के ताल्लुक को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें लगता है कि हम यानी कि इंसान असल में एक एलियन स्पीशीज हैं और बिगफुट एक ह्यूमैनॉइड सिविलाइजेशन का आखिरी वंशज है जो सदियों पहले पृथ्वी पर रहा करती थी। इन लंबी स्कल्स को देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये दूसरे प्लैनेट से आए हैं, या सच्चाई ये है कि असल में ये प्लैनेट पहले हमारा नहीं बल्कि इनका घर था। क्या सच ये है कि असल में हम एलियंस हैं और अर्थ पर बाहर से आए हैं और बिगफुट यहाँ पहले से ही रहते थे और हम उन्हीं के प्लैनेट पर उनके रहने की जगह छीन रहे हैं? क्या बिगफुट एक मॉन्स्टर है या एक नरभक्षी जीव है जो जंगलों में रहकर इंसानों का शिकार करता है, या वो एक शांति पसंद पूर्वज है जो इंसानों से डरता है और जमीन के अंदर छुपा रहता है? एक बात तो पक्की है, अगर बिगफुट सदियों से हमारे साथ इस प्लेनेट पर रहता आया है तो शायद जब से हम उसे ढूंढ रहे हैं उससे भी पहले से वो हम पर नजर रख रहा है।